नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पिछले एक पखवाड़े से रोज एक खबर की चर्चा बनी हुई है। वो खबर है मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन, और सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, बड़े पैमाने पर फेरबदल। मतलब उसमें मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। इस खबर पे 15 दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन आज जो चर्चा है, जो आज की खबर है मीडिया के हवाले से, फिर मैं कह दूं कि तमाम रिपोर्ट्स बिटवीन द लाइन गोदी मीडिया से ली गई है। गोदी मीडिया से इस खबर को हम क्यों लाते हैं चर्चा के लिए, उसको भी साफ कर दें। गोदी मीडिया में मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबर बिना किसी इशारे के, संकेत के, कोई उछल कूद नहीं कर सकता, कोई मीडिया नहीं कर सकती। जो कुछ भी छप रहा है कमोबेश प्लस माइनस पीछे से संकेत। अब पीछे भी हो सकता है कि कोई खेमा उसमें एक आध नाम आगे पीछे करता हो, कोई खेमा एक आध नाम जुड़वाता हो, कोई घटवाता हो, लेकिन जो भी खबर गोदी मीडिया पर आती है, ये आज के दौर की पत्रकारिता में यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि कोई भी पत्रकार अंदर से खबर लाने नहीं जाता है, अंदर से खबर भेज दी जाती है कि इस खबर को ऐसे ले। इसीलिए हम उसको ला रहे हैं, क्योंकि इन खबरों के एनालिसिस से ही छाछ निकलेगा, इन्हीं को मथना पड़ेगा। तो खबर बड़ी यह है कि अमित शाह के घर कल रात में अब तक इस एक्सपेंशन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी बैठक हुई। ये बैठक उस बैठक से भी महत्वपूर्ण थी जो मोदी के सेवा तीर्थ में 4 घंटे तक चली थी, और पूरे सरकार के सभी सचिवों को बुला लिया गया था, यानी सारे टॉप के नौकरशाह मौजूद थे 4 घंटे तक वो इवेंट चला। उससे महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि मोदी जी का और अमित शाह का काम दो तरीके से डिवाइड है। मोदी जी का कहते ना कि बड़ा स्केल होना चाहिए, तो बड़े स्केल पर मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में फैसला नहीं होता। और अमित शाह स्किल पर ध्यान देते हैं। 3-4 लोगों की मीटिंग होती है, लेकिन वहां फैसला होता है। वजह यह है कि मोदी की जिम्मेदारी सरकार में सिर्फ इवेंट की है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी अमित शाह की है। मोदी का काम इवेंट है, वो पूरा मजमा लगा करके 150-200 का इवेंट कर लेते हैं। तो अमित शाह के घर में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सिर्फ 3 लोग थे अमित शाह समेत। अमित शाह थे, नितिन नवीन रबर स्टाम्प राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बीएल संतोष संगठन महामंत्री। यही 3 लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। इस मीटिंग को लेकर के कुछ बहुत ही विस्फोटक चर्चाएं हैं। पहली चर्चा, राजनाथ सिंह की कैबिनेट से छुट्टी होगी, इस्तीफा देंगे। हालांकि इस इस्तीफे के बाद इनाम बहुत बड़ा है, जो दिखाया जा रहा है, जो ट्रॉफी दिखाई जा रही है उनको इस्तीफे के लिए, वो बहुत बड़ी ट्रॉफी है, राजनाथ सिंह से उठने वाली नहीं है, इतनी वजनी है। तो वो समझेंगे। कैबिनेट से राजनाथ के बाहर होने की खबर बहुत ही चौंकाने वाली है। दूसरी, अमित शाह डिप्टी पीएम बनेंगे, और डिप्टी पीएम के रूप में जिन अधिकारों को अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी के, उन सभी अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करेंगे, मोदी की सारी पावर ले लेंगे। दिखेगा लोगों को कि डिप्टी पीएम के रूप में अमित शाह ही सब कुछ कर रहे हैं, अभी तो बताना पड़ता है। तीसरी खबर, नितिन गडकरी को निपटाने की खबरों के बीच एक खबर ये आ रही है कि नितिन गडकरी को निपटाया नहीं जाएगा, हो सकता है उनको एक के बजाय 2 मंत्रालय का जिम्मा दे दिया जाए। इसको भी समझना होगा। हो सकता है गडकरी के इस प्रमोशन, मतलब गडकरी के फ्रंट पर आने से जुड़ी हुई ये खबर हो, क्योंकि गडकरी चाहते रहे हैं कि अमित शाह चाहते रहे हैं कि गडकरी उनके पीछे हो जाए। तो कहीं अमित शाह, क्योंकि मोदी संघ के जरिए शाह को भी निपटाने वाले, मोदी किसी का नहीं है, सबको निपटाए हैं, तो शाह को भी निपटाने का एक उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लिया था। पूरी स्क्रिप्ट आज नहीं, साल भर पहले जब सम्मानजनक रिटायरमेंट की बात हो रही थी। भाव इस चर्चा को और डिटेल में खोलेंगे। ले आइए भाव को स्क्रीन पर ले आइए। लाइए, स्वागत है भाव।
तो जब सम्मानजनक विदाई की बात हो रही थी मोदी के, उस समय मोदी और संघ के एक पैक्ट की बात हुई थी। ऐसा पैक्ट जिसमें शाह से निजात मिले और मोदी अपना राज सुख भोग ले और फिर संघ टेक ओवर कर ले। लेकिन अमित शाह ऐसे नहीं जाने देने वाले हैं। वो हो सकता है गडकरी वाली खबर सही हो कि गडकरी को कहाँ निपटाने की बात थी, कहाँ प्रमोशन की बात आने लगी। हो सकता है प्रमोशन मिले, एक ऐसा आदमी ले आओ नागपुर से जो आगे कभी वक्त बेवक्त, बुरे वक्त कभी काम आ जाए। एक चर्चा ये भी। इसके अलावा इस मीटिंग को लेकर एक चर्चा ये भी है कि जो संगठन है बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन, वो पूरे घर के बदल डालेंगे वाले ऐड के तर्ज पर होगा। पूरा संगठन मतलब नितिन नवीन को जो टीम दी जाएगी वो जेपी नड्डा वाली टीम से बिल्कुल जुदा होगी, बिल्कुल फ्रेश टीम दी जाएगी। और उस टीम की भी जो है रूपरेखा तैयार इसी मीटिंग में की गई है। इसीलिए रात की मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इस मीटिंग के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके कुछ कुछ हिस्से हम आपको दिखा देते हैं जिसमें फैक्ट है, तब फिर भाव के पास चला जाए समझने के लिए। लाओ भैया शुरू करो। राजनाथ सिंह ने दिया इस्तीफा तो मिल सकता है सबसे बड़ा पद, अमित शाह का भी होगा प्रमोशन। चलिए अब खबर के भीतर आइए, खबर के भीतर आइए। डिप्टी पीएम, हालांकि एक बार हमको लगता है अडवाणी जी देखने के बाद कोई डिप्टी पीएम नहीं बनना चाहेगा, सीधा पीएम बने तो ज्यादा अच्छा है। फेरबदल की अटकलें तेज हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। असल में फैसला सारा मोदी के नाम पे लिखा जाता है, लेते होते कुछ नहीं है फैसला। ये इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इस नई कैबिनेट में अमित शाह गुट के नेताओं को अधिक जगह मिल सकती है। नाम ही सब अमित शाह तय करेंगे और गुट की बात हो रही है। इसीलिए हम कहे कि खबर दिखाते हैं ताकि बिटवीन द लाइन चर्चा की जा सके, क्या छप रहा और क्या है। आगे चलिए। आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राजनाथ सिंह के कैबिनेट से इस्तीफा देने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा की तरफ से वह अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की नई टीम लगभग तैयार है। कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की। अब सबकी नजरें संभावित कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे पर टिकी है। यह भी चर्चा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कुछ केंद्रीय मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं या उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। देखिए, अगर अगर पुरी को हटाया जाता है तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के जाने का वक्त है और शाह के आने का वक्त है। क्योंकि शाह हो सकता है स्वच्छता अभियान भी चला करके क्रेडिट ले, कुछ ऐसे नहीं चेंज होगा ना। 27 में मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इसी साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह राज्य भाजपा के लिए काफी अहम है, इसलिए बीजेपी देश के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर राजनाथ सिंह को आगे कर सकती है। राजनाथ सिंह को बीजेपी के सबसे अनुभवी और सर्वमान्य नेताओं में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री तक का उनका राजनीतिक सफर उन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करता है। अब हटा दीजिए इसको, अगर हो गया हो, नहीं अभी एक है बचा। कैबिनेट फेरबदल की संभावना के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि आगामी फेरबदल में उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अमित शाह अभी सरकार, संगठन और प्रशासनिक फैसलों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाए या नहीं, इससे उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इसे भविष्य के नेतृत्व को लेकर बीजेपी की तरफ से एक अहम राजनीतिक संकेत माना जाएगा। यहीं पर रुकते हैं जरा, माना जाएगा पर यहीं पर। इसके बाद अभी आएंगे हम अगले हिस्से पर भी, जिसमें गडकरी और तमाम चर्चाओं पर चर्चा करेंगे। भाऊ, राजनाथ मुझे सिंह का इस्तीफा। मुझे राजनाथ सिंह के बारे में जो लिखा गया है कि मुख्यमंत्री पद से लेकर तमाम मंत्रालय, और वो सबसे फिट कैंडिडेट है। बेसिकली अब राष्ट्रपति पद जो है वो विंटेज कार का पार्किंग हो गया है।
घर में एक पुरानी कार होती है, विंटेज है, सबका लगाव रहता है उसको, तो दिवाली दशहरे को उसको साफ सूफ करके थोड़ा सा बाहर निकाल के पूजा की जाती है। इससे ज्यादा कुछ अब राष्ट्रपति पद की अहमियत रही नहीं, कम से कम वर्तमान सरकार में तो। एक समय था प्रणव दा तक, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंसान थे, और प्रणब मुखर्जी ऐसे सिचुएशन में आए थे कि यूपीए गई और एनडीए आई, उसके जंक्शन में आए, तो वो थे यूपीए के, लेकिन एनडीए के साथ उन्होंने ठीक ठाक जमा लिया। और मोदी जी भी जानते थे कि राष्ट्रपति से अपन ज्यादा उलझ नहीं सकते, क्योंकि वो यूपीए के हैं, तो उन्होंने बराबर ठीक ठाक करके वो पीरियड निकाल लिया। उसके बाद के जितने भी राष्ट्रपति आए, अब एक राष्ट्रपति उसके बाद आए, उन्होंने तो बाद में, राष्ट्रपति जनरली रिटायर्ड होने के बाद इस देश का राष्ट्रपति कहीं कोई काम नहीं करता, क्योंकि उस पद की गरिमा होती है, उस पद के बड़ा कोई पद है ही नहीं देश में। एक संवैधानिक पद है वो, भले अधिकार ना हो, अधिकार सीमित हो, लेकिन पद है। लेकिन वो बेचारे चुपचाप अध्यक्ष भी बन गए, वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी का। बनने की जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बन गए। क्या करता, मरता क्या ना करता। उसके बाद हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति, मतलब मुर्मू जी से मेरी बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि महिला है, संघर्षशील है, संघर्ष से आई थी, तो मुझे लगा कम से कम महिलाओं के लिए बोलेगी। लेकिन मणिपुर में जो हुआ, उसके बाद भी उनकी चुप्पी इतनी दर्दनाक रही, तब मुझे समझ में आ गया कि जब पद की लालसा हो, तो फिर महिला होना, आपका संघर्ष होना, ये कोई मायना नहीं रखता, फिर पद मायना हो जाता है। आने वाला राष्ट्रपति कितना पावरफुल होगा, राष्ट्रपति के पास तो ये हालत है देश में, जब दर्शकों को बता दूं, हमारे राष्ट्रपति अपना दौरा भी बगैर कैबिनेट के परमिशन से नहीं निकाल सकते। उनको विदेश जाना हो तो कैबिनेट बोलती है जाओ, तो जाता है। वो यदि तय हो, और ये राज्य सरकारें तय करती है कि वो आए तो वो आने लायक स्थिति है या नहीं है। मुझे याद है शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, वो भोपाल गए, भोपाल के रहने वाले थे। पुरानी भोपाल में उनके पिताजी होम्योपैथी के डॉक्टर थे, तो उनकी पुश्तैनी वो दवाखाना था छोटा, वहां पे वो भी बैठा करते थे, क्योंकि वो भी होम्योपैथी के डॉक्टर ही थे। तो उन्होंने इच्छा जताई कि क्या मैं अपने पुश्तैनी घर को एक बार मुझे देखना है। तो सिक्योरिटी वालों ने कहा कि नहीं जा सकते आप, क्योंकि वो इतनी तंग गलियां हैं, पुराना भोपाल है, वहां सिक्योरिटी अलाउ ही नहीं करती देश के राष्ट्रपति को। नहीं गए बेचारे। तो एक राज्यपाल है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका भी नाम राष्ट्रपति चर्चा में था जब मुर्मू का नाम आया था। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मैं नहीं बनी। मैंने बोला क्यों? बोला इसके पहले वाले राष्ट्रपति को जब मैं मिली थी, तब उन्होंने मुझे कहा था ये तो सुनहरी पिंजरा है, कैद खाना है, यहाँ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई अधिकार नहीं जब तक कुछ आपको सरकार से परमिशन नहीं मिलती। तो ऐसा क्या आप लोगों को अपॉइंटमेंट भी नहीं दे सकते अपने हिसाब से, तो फिर ऐसा क्या पद है? हो सकता है वो नहीं मिला इसलिए बोल रही हो, लेकिन उन्होंने ये वक्तव्य तो दिया था। तो राजनाथ सिंह यदि वहां जाते हैं तो राजनाथ सिंह जी को पार्किंग कर लिया। ये बात वेंकैया नायडू समझ गए थे। उपराष्ट्रपति को कम से कम ये काम होता है कि वो राज्यसभा में बैठता है, हाँ, हाँ, राष्ट्रपति को तो वो भी काम नहीं, हम्म, सिवाय संगीतकारों को बुला के संगीत सीखना, संगीत सुनना, लोगों से मिलना, उद्घाटन करना, और समय समय 26 जनवरी को घोड़ों पे बैठ के, घोड़ों वाले रथ पे बैठ के आना, और 25 जनवरी को भाषण देना, किसी का कोई काम नहीं हो। ये स्थिति है। तो जब उनको बोला गया था वेंकैया नायडू को कि आप उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा आई एम हैप्पी टू बी उमापति, आई डोंट वांट टू बी एनी अदर पति। उमापति, उमा उनकी पत्नी का नाम था। तो उन्होंने कहा कि मैं उमापति ही बन के खुश हूँ, मुझे और कोई पति बनना नहीं है। लेकिन वो बनाए गए। उनको ये पता था कि उनके पॉलिटिकल करियर को फुल स्टॉप था। वो उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद अब बेचारे कभी कभार कोई उद्घाटन के लिए बुलाए देते, तो कभी कभार कोई अखबारों में छोटे पीछे के लाइन पे पीछे बीच में कहीं छपते हुए दिखाई देते। वही राजनाथ जी का हो गया। लेकिन यदि राजनाथ जी का इस्तीफा होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, तो ये फिर अब मोदी जी की भी स्थिति हम समझेंगे रबर स्टैम्प जैसी हो गई, और ये अमित शाह पर्व की शुरुआत होगी। वर्तमान में जो अमित शाह का नेचर है, मैं जानता हूं अमित शाह जी जो है वो किसी भी हालत में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह की पद मिलने का उनको कोई ये नहीं है। वो भी तय, अरे जो आदमी राष्ट्रपति कौन बनेगा ये तय करता है, वो उप प्रधानमंत्री के लिए अपने लिए क्या उदा करेगा? वो वर्चुअली आज के डेट में प्रधानमंत्री है देश के। हाँ, वर्चुअली देखा जाए तो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो, क्योंकि संगठन वो चलाते हैं, देश वो चलाते हैं, सरकार पे वो एजेंसियां उनके पास है,
पूरी रणनीति जो है वो सिंगल मैन वन विंडो सिस्टम है बीजेपी में अमित शाह। और मैं मानता हूं कि बीजेपी में बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई व्यक्ति आया कि जिसने पूरे पार्टी पे, पूरे संगठन पे इतना कब्जा कर रखा। नरेंद्र मोदी बहुत पीछे रह गए और ये बहुत पीछे। नितिन नवीन के अपॉइंटमेंट के बाद तो इस पे मुहर लग गई। हाँ। क्यों इतना कार्यकाल लंबा खींचा? क्या आप समझ सकते हो? इतने अमित शाह पावरफुल जब थे तो क्या एक प्रदेश, एक राष्ट्र, मतलब राष्ट्र अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं घोषित कर सकते थे? लेकिन संघ का दबाव था, संघ चाहता था अपना। मोदी जी भी संघ के दबाव में आ गए थे। मोदी जी भी दो नाम लेके घूम रहे थे, एक पसंद नहीं था। इस पे बहुत पहले हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अमित शाह का कहना था कि हम नाम घोषित कर देते हैं, हम नाम घोषित कर देंगे। तूने कहा कि नहीं, संघ नाराज होगा। अमित शाह जी को संघ समझ गए थे, शायद मोदी से ज्यादा अमित शाह संघ को समझ गए। एग्जैक्टली, ज्यादा समझते हैं। उन्होंने उठा के डन करके नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और सबको मालूम था कि यही अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। डन करके हो गया, ठप लग गया ठप्पा। संघ कुछ नहीं बोला। और उसके बाद वो जो नितिन नवीन का जो अपॉइंटमेंट था वो मेजर स्टेप था पॉलिटिकल करियर में अमित शाह जी के। उसके बाद संघ नागपुर तक कन्फाइंड हो गया। बस आप नागपुर के शहजादे वहीं रहिए और सुबह सुबह प्रार्थना करिए ठीक ठाक से। हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहनिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे यहां कौन कपड़े कैसा पहनेगा ये दखल मत दीजिए। संघ भी समझ में आ गया, संघ को कितना कैसा करे। संघ फंस गया क्योंकि संघ में हिम्मत करने वाले 10 है तो संघ में, और मर जाएंगे बोलने वाले 20 है, तो जो 10 थोड़ी हिम्मत निकालते वो भी बैठ जाते नीचे। अब आते हैं, यदि अमित शाह पूर्ण ये कैबिनेट रिशफल में अमित शाह की छाप दिखती है तो वो उप प्रधानमंत्री बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। राजनाथ जी का इस्तीफा होता है, इसका मतलब राजनाथ जी को वहां भेज रहे हो जहां पार्किंग प्लेस में, क्योंकि अब स्पेयर पार्ट भी मिल रहे गाड़ी के, इसको साफ सुफ करके रख दो। तो उनके लिए एक अब राजनाथ सिंह चाहिए होगा। वर्तमान मोदी जी के पास एक राजनाथ सिंह है, कभी भी कुछ हो तो कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, कोई कमेटी का कर दिया, एक नॉमिनल। वो रोल कौन अदा करेगा? उनको एक सीनियर आदमी चाहिए। वो सीनियर आदमी गडकरी हो सकते हैं। संघ के घर बैठने से गडकरी भी समझ में आ गए, क्योंकि गडकरी की ताकत ही संघ थी। यदि संघ ही शक्ति में हो गया तो फिर गडकरी जी की आधी शक्ति तो वैसे भी खत्म होगी। लेकिन गडकरी परफॉर्मर है। गडकरी को यदि कॉन्फिडेंस में ले लिया अमित शाह ने तो हो सकता है कि गडकरी को साथ में लेके चले। गडकरी पर थ्रेट नहीं होंगे कभी किसी भी हालत में। नहीं, अमित शाह तो बहुत पहले से गडकरी को साथ लेना चाहते थे। साथ लेना चाहते हैं। वो तो एक किस्सा मैंने आपको बताया था, कब अब क्या उसका जिक्र करें, बहुत पुराना है। वो पहला मोदी और अमित शाह के बीच में पहला कॉन्फ्लिक्ट जो था उसके बाद ये बात हुई थी। तो उनकी जो टीम है उसमें अनुराग ठाकुर यदि आते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का मतलब धर्मेंद्र प्रधान को यदि निकाल भी जाता है तो वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। तो खास कोई भी कैबिनेट मंत्री अपना राज्य का मुख्यमंत्री बनना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ सरदार बनने से अच्छा है वहां राजा बनना, छोटा राज्य हो भले। और उनको चाहिए वहां पे अमित शाह को एक सॉलिड आदमी चाहिए कि जो पूरा हैंडल करे। वो अमित शाह ज्यादा देर तक उनके भरोसे नहीं रहेंगे हेमंत विश्व शर्मा के। तो ओडिशा में यदि धर्मेंद्र प्रधान बैठ गए तो वो बंगाल से लेकर आसाम और नॉर्थ ईस्ट तक पकड़ रखेंगे। आप इसको मराठा साम्राज्य जैसे देखो। जब दिल्ली पर मराठों ने कब्जा किया था और दिल्ली से ट्रीटी हो गई थी तो दिल्ली को मदद करने के लिए पुणे से आने में बहुत टाइम लगता, तो उन्होंने एक स्टॉप रखा ग्वालियर में सिंधियास को रखा। शिंदे, जिसको शिंदे नाम था, अंग्रेजों ने सिंधिया कर दिया उसका। शिंदे को रखा। शिंदे सरदार थे। आज भी सिंधिया को महाराज सिंधिया नहीं लिखा जाता, मराठी अखबारों में सरदार शिंदे लिखते, महाराज सिर्फ छत्रपति थे। तो ये शिंदे थे। लेकिन शिंदे ग्वालियर से दिल्ली के मदद के लिए जाएंगे, लेकिन यदि शिंदे को मदद लगी पीछे से तो फिर
पुणे से आने में टाइम लगेगा। तो मालवा में होलकर को रखा एक डिस्टेंस पे, और होलकर के पीछे पुणे, नर्मदा क्रॉस करके तो महाराष्ट्र चालू होता है। दूसरी लाइन थी सूरत वाली। कर सूरत और उस बेल्ट में यदि हमले होते हैं तो वहां कौन बचाएगा? मराठा ने प्रॉमिस किया था जब मुगलों की रक्षण करेंगे, ट्रीटी थी, तो वहां गायकवाड़ को रखा बड़ौदा में। उसी बड़ौदा वाले गायकवाड़ को कई बार होलकर भी मदद करते थे पीछे से जाके। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो ये उड़ीसा में अपना आदमी रख के पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न बेल्ट को संभाल सकते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान बहुत विश्वसनीय है उनकी। बाकी पीयूष गोयल है, यादव है, बाकी तो सब अमित शाह के ही हैं, कौन नरेंद्र मोदी के यहाँ पर है? कुछ नहीं। ये वो लोग है, ये वो लोग है कि जो अमित शाह के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते। बाकी मोदी लोग तो के इसमें कैबिनेट में मोदी के बाकी लोग तो मजबूरी में है। मोदी के नाम गिन लीजिए। मोदी का नाम है जयशंकर, मोदी का नाम है हरदीप पुरी, ये मोदी वाले हैं। मतलब ये मोदी के बैगेज हैं, ये बैगेज हैं। लेकिन एक असली पेंच जिस पर समझना जरूरी है, मान लिया चलिए बड़ा अच्छा लगा, ये स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगी। धर्मेंद्र प्रधान यदि उड़ीसा चले जाते हैं तो ये जो रेलवे मंत्री है, आईटी मंत्री, अश्विनी वैष्णव के भरोसे, जो आजकल पूरा उड़ीसा उनके भरोसे चल रहा है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा में बीजेपी को लाने के लिए अहम रोल अदा किया। जो बीजेडी के पांड्यान है उसको सेट करके पूरी पार्टी कब्जा, मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। तो पांड्यान के भरोसे कब तक रहेंगे वो? कब तक वो नहीं चाहते थे कि अमित शाह किसी के भरोसे नहीं रहती है, बात तो हमेशा याद रखो। अमित शाह डिक्टेट करने वाले लोग नहीं, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, साहब आप ऐसा नहीं करोगे तो हमको सोचना पड़ेगा, ये अमित शाह नहीं सुनते। लेकिन इसमें इसीलिए जो अभी जहां आपने खत्म किया ना, डिक्टेट करने वाला नहीं, राजनाथ सिंह अगर इस्तीफा दे दिए तो राष्ट्रपति चुनाव में तो 2027 में नाम तय होगा। मुझे वहां भी संकट लगता है फिर, क्योंकि राजनाथ सिंह एक और हो सकता है, राजनाथ सिंह को किसी बड़े राज्य का गवर्नर बना के भेजा जा सकता है, इस बोली पे कि गवर्नर से राष्ट्रपति हमेशा होते आ रहे हैं अपने यहाँ। गवर्नर से राष्ट्रपति, गवर्नर से उपराष्ट्रपति, वो एक रूट है। तो एक महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का आपको गवर्नर बना दिया और वहां से आपको राष्ट्रपति बना के लाए, ये भी हो सकता है। या वो अमित शाह है कि गवर्नर बना दिए, बनने में भी मुझे हो सकता है हम गलत हो जाए, लेकिन इनके पेच मुझे लगता है, मुझे इसलिए पेच लगता है। मैंने क्या कहा, एकनाथ शिंदे को नए मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें क्लियर कट कह दिया आपको मुख्यमंत्री बनाना है, आपकी पार्टी मर्ज करो बीजेपी के साथ, सोचेंगे। लेकिन 130 मेरे एमएलए हैं, इसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, बीजेपी मुख्यमंत्री रहेगा, वही एक बात फाइनल होगी उनकी, आप मर्ज करो। इसमें वो वजह भी है, एकनाथ शिंदे भी जानते थे उनके पास जो विधायक हैं वो चुनाव आयोग का कृपा थी, वो अमित शाह का डिजाइन किया हुआ था सारा। तो शिंदे को सब पहले से पता था। विधानसभा में इतनी बड़ी जीत आप हासिल करते हो, इसका क्रेडिट पूरा अमित शाह के डिजाइन को जाता है। पता था, सबको पता था। राजनाथ सिंह के राष्ट्रपति बनने में खाली पेच हम ये मानते हैं, शाह की कृपा हो जाए बात अलग है। राजनाथ सिंह को किसी कैंप का नहीं माना जा सकता और सबके कैंप का माना जा सकता है। अक्सर आलू उलू की चर्चा आप करते हैं, वो सबके कैंप का किसी कैंप का नहीं। वो ऐसे घोड़े हैं, सियासी बिसात के ऐसे घोड़े हैं जो कब इधर से लड़ते हुए उधर से लड़ने लगेंगे पता नहीं चलेगा। वो किस दिन, जैसे सत्ता में बैठा दिल्ली की तख्त पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कमजोर पड़ता है तो राष्ट्रपति के रूप में वो किधर झुक जाएंगे इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई दावा नहीं कर सकता। एक बात और है, आप सबके साथ पंगे ले सकते हो। आपने कहा ना कि उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री बने थे आडवाणी जी। आडवाणी जी चुनाव आयोग को डिजाइन नहीं कर पाए, नहीं कर, नहीं तो चुनाव हारते नहीं। ठीक है, दूसरी बात, आडवाणी जी संघ को घर बिठा नहीं पाए, संघ ने आडवाणी जी को घर बिठा दिया।
घर बिठा दिया। हाँ, ठीक है, ये विपरीत परिस्थिति है इनके पास। दूसरी बात, अभी तक अमित शाह का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वो हार्टलेस है, मर्सीलेस है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक दिन में ले लिया, तो तत्काल कहा देना है देना है। तो उससे एक डर का माहौल है। हाँ, थोड़े भी बाएं दाएं हो गए तो शाम को ही बोला जाएगा हार्ट अटैक आ गया इनको भैया, तबीयत ठीक नहीं है, इस्तीफा। जिसका इस्तीफा लिया उपराष्ट्रपति का, उसका तो कोई पॉलिटिकल नहीं था। राजनाथ को तो दो दो बच्चों का पॉलिटिकल करियर है। बहुत कुछ। राजनाथ सिंह तो जरा भी इधर उधर होने की रिस्क ही नहीं उठा सकते। तो कुल मिलाकर ये मंत्रिमंडल का जो अभी जो आपने बताया, ये बहुत अहम हो सकता है, बहुत अहम हो सकता है। दूसरी बात, राजनाथ को यदि राष्ट्रपति बनाया जाए तो जबरिया संघ को ऑब्लाइज किया जा सकता है कि आपका आदमी बना दिया हमने। अरे, तो अगर संघ नहीं, अब भी संघ क्या समझे मना तब तो। करेगा? संघ क्या मना करेगा? संघ उसी में आनंद बनाएगा और अपने कैडर को बताएगा, देखा संघ का आदमी राष्ट्रपति बना है, इसी में खुशी। अब क्या करो, जो नहीं मिलता आशीष जी, क्या करो? राजनाथ सिंह, हाँ ये जरूर है कि राजनाथ सिंह को अगर अमित शाह बनाएंगे तो कभी भी उनका उसी टर्म कंडीशन पर बनेंगे वो, कि आप ये मान के रखिए नीचे स्टार में कि कभी भी राजनाथ सिंह का धनखड़ हो सकता है, ये मान लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आए बाय धनखड़ तो नहीं हो। थोड़ा आशीष जी, धनखड़ तो थोड़ा अड़ियल अड़ियल है। हाँ, राजनाथ सिंह जैसा सरेंडर्ड वाला आदमी मैंने देखा। हाँ, वो, मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, वो ठाकुर समझते हैं, लेकिन कोई ठकुराई तो मेरे पूरे कार्यकाल में, मैं वो मुख्यमंत्री के दौर में तो मैं नजदीक से देखा है, वो बहुत ही व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। क्या बताऊं, वो जो ठकुराई होती है वो मैंने सिर्फ चंद्रशेखर जी में देखी और किसी में नहीं। चंद्रशेखर के अलावा मतलब अगर जातीय मतलब जाति को ठसक से जोड़ा जाए तो कोई उस लायक ही था ही नहीं। बस, हालांकि ये तो हम तो खैर इससे मानते नहीं बाकी कि जातीय बाकी ठसक, तो, जाति से विपरीत स्वभाव में गिनवाना शुरू करो तो 1 लाख गिना दे। अरे एक सब लाख गिन। राजा महाराजा से लेके और मंत्री और नेता तक, पत्रकार तक, सब तो उसमें तो जाति वाले तो खैर वो अलग ही है। तो ये सब के तो बातें अलग है, ये सब कहाँ जो है, ये तो उसके लिए है ना कि राज चला गया, पूत हैं, पूत बचे हैं। और तो वही दूसरे है में एक सब। झलक, दूसरे में एक मुझे झलक दिखती थी, वो राजस्थान के हमारे उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत। वो अपने आंकड़े में रहते थे, जब तक रहे वहां पे रहे हालांकि उपराष्ट्रपति बने हालांकि तो मैं ठीक है। इस आकड़ से, जातीय आकड़ से तो हम सहमत हाँ, निजी तौर पे नहीं है। जातीय आकड़ अगर चंद्रशेखर में थी तो चंद्रशेखर भी समाजवाद के नाम पर छद्म किए, अगर हाँ, जातीय अकड़ थी। नहीं नहीं, जिसमें मैंने जातीय क्या, अकड़ वो समाजवादी कैसे हो सकता है? जिसमें मैं जातीय विचार, अकड़ वो समाजवादी, वो मनुवादी होगा, वो आशीष तुम समाजवादी बिल्कुल, होगा। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल अलग ट्रैक पे गए, अलग ट्रैक पे हाँ, गए। मैं फर्क किस बात की कहता हूँ, कि हाँ, वो होता है कि यदि मेरी नहीं पटती तो मैं मेरा स्वार्थ भी नहीं देखूंगा, अड़ा रहूंगा। वो इंदिरा जी से नहीं पटी उनकी, तो अड़े रहे, बिल्कुल अड़े रहे। पार्टी खत्म हो गई, अकेले एमपी हुआ करते थे, लेकिन उसी अकड़ के साथ अड़े रहे। वो राजनाथ जी में मुझे नहीं दिखता। राजनाथ जी किसी के सामने अड़ते नहीं, वो जहां कुछ देखा उन्होंने कि यहां फायदा हो रहा है, वहां तुरंत सर झुका के अपने निकल हित जाए। के लिए, राजनाथ बस, की राजनीति ही अपने हित में है, बस सिर्फ अपने हित नहीं में, और कुछ नहीं, तो नहीं। कांग्रेस वाले रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि साहब अपन बैठ के बात करेंगे, इस्तीफा मत दो, जब प्रधानमंत्री बने थे। हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं, छे प्रधानमंत्री पद इतना बड़ा नहीं है मेरे हिस्से, नहीं, आपने एक बार आरोप लगाया, खत्म, ये धमकी मत देना मुझे, समर्थन निकाल देंगे और इस्तीफा दे दिया। राजनाथ सिंह जी पे ऐसी बात आ गई तो वो सारे आरोप लगाने के बाद भी प्रधानमंत्री पद पे बने रहेंगे। नहीं नहीं, राजनाथ का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही, राजनाथ को मैं शिक्षा मंत्री के जमाने से जानता हूँ, हाँ, शिक्षा मंत्री की समझ देखा हूँ। इन लोगों के अब उस पर निजी पे जाएंगे तो दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगे, नहीं तो इन सबकी कुंडली। चंद्रशेखर को बलिया से देखा हूँ, उसी बलिया से है जहां पे मेरी ननिहाल है, उसी बलिया से चंद्रशेखर है। तो अब इन लोगों बाकी चीजों की तो चर्चा नहीं किया जाए तो बेहतर है। खैर, अगले उस पे आते हैं, लो भैया,
गडकरी जी प्रमोशन वाली हेडलाइन लाओ। नितिन गडकरी के प्रमोशन के आसार, दो बड़े नेता मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं बाहर, मोदी कैबिनेट से। गडकरी के प्रमोशन के आसार, यही आज की तीसरी हाईलाइट थी जिसकी चर्चा भाव ने ऑलरेडी हालांकि कर दी है। जरा खबर के भीतर चलिए, प्रमोशन कैसे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अटकलों का दौर जारी है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका है कि संभावित कैबिनेट फेरबदल में उन्हें हटाकर संगठन में भेजा जाएगा या वह पद पर बने रहेंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर भी चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। आगे चलिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गडकरी को एक से ज्यादा मंत्रालय दिए जाने की चर्चाएं हैं। फिलहाल वह सड़क एवं परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं और 12 साल से इसकी अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा। 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने से पहले बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के 15 दिन का पूरा खेल है। इसके साथ साथ ही इस पर जरूर नजर रखनी होगी कि हमने सब बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा कर ली। छोटी खबर, अब तो संगठन छोटा ही हो गया जहां पर एक ही व्यक्ति सर्वोपरि है। बीजेपी अध्यक्ष बने हुए नितिन नवीन को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी टीम का ऐलान नहीं हुआ है। गुरुवार शाम अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष के बीच हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन को फाइनल रूप देने पर मंथन किया गया। हालांकि बैठक को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस दौरान बीजेपी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम के गठन का विषय ही अहम था। अब हटा दो इसको। नई टीम का गठन और मंत्रिमंडल फेरबदल, ये कितना कनेक्ट है भाऊ? नहीं, बहुत बड़ा कनेक्ट है। मुझे लगता है कि नई टीम जो होगी संगठन की, वो आने वाली 2029 के मंत्रिमंडल की छवि उसमें दिखेगी। संगठन में लोग कौन लाए जाएंगे, किन लोगों को प्रमोट किया जाएगा। यदि लंबी पारी अमित शाह जी को खेलनी होगी तो संगठन में उनके लोग चाहिए, और वो लोग चाहिए कि जो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा इतना तो वर्कआउट कर ले कि वो वहां से जननायक बन के आ जाए। तो वो अपनी टीम बनाएंगे, डाई हार्ड लोग होंगे उनके। और उन टीम में कौन कौन आता है, इस टीम से तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई रिपीट हो, शायद, क्योंकि ये लोगों को उन्होंने परखा, सब कुछ किया। अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल थे जो गोरखपुर वाले, जो उनके लाए हुए थे, लेकिन अग्रवाल जी परफॉर्म नहीं कर पाए। अग्रवाल जी के पास कर्नाटक गया, कर्नाटक में क्रॉस ही हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अग्रवाल जी को वो ओवर रेटेड कर लिया उन्होंने। अग्रवाल जी को ओवर रेट करके उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, ऐसा मुझे लगता है डॉक्टर अग्रवाल को। या डॉक्टर अग्रवाल का विरोध वो कर रहे थे, योगी करते थे। बस योगी के विरोधी होने के वजह से डॉक्टर अग्रवाल को राज्यसभा मिली और डॉक्टर अग्रवाल को ही जनरल सेक्रेटरी बनाया। लेकिन जनरल सेक्रेटरी जो परफॉर्मिंग जनरल सेक्रेटरी होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिखा। वो कर्नाटक गए, फिर डॉक्टर अग्रवाल जो डॉक्टर थे और गोरखपुर में व्यक्तिगत संबंधों के लिए जाने जाते थे, उनका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा था। लेकिन जनरल सेक्रेटरी होने के बाद उनका योगी हो गया। बड़े बड़े लोग जो यूपी के थे, जो बाकी स्टेट में भी लोग कहते थे कि बहुत डिफिकल्ट आदमी है, ये मिल नहीं सकते इसको, वो शायद दूसरे अमित शाह बन गए थे। मतलब वो अपने आप को अमित शाह मान रहे थे, क्योंकि अमित शाह भी ज्यादा लोगों से मिलते नहीं। उनका एक सूचना तंत्र है, वो ऐसा दरबार लगाने की आदि नहीं है। तो ये उसी फॉर्मेट में चले गए थे। लेकिन कर्नाटक में देखिए कितना क्रॉस वोटिंग हुआ, कर्नाटक में पार्टी में कितना ये है, वो नहीं संभाल पाए। राजस्थान उनके पास था, राजस्थान में अभी भी झगड़े चल ही रहे हैं। उसके बाद एक बाई इलेक्शन हुआ, वो भी हार गए। उसके बाद एक जो जनरल सेक्रेटरी और वहां पे ऑफिस का जो दिखाया है, राजनाथ सिंह से एक साड़ू जो बैठे हैं, उनका यूएसपी यही था कि वो राजनाथ सिंह के साड़ू थे। अरुण सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन अरुण सिंह को चुनाव लड़वाया जाए तो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। वो तो खाली दस्तखत करने के लिए है, दस्तखत। हाँ, उनके दस्तखत करने के लिए है। वो कोई बड़ा इम्पैक्ट देने वाले जनरल सेक्रेटरी मैं उसको नहीं मानता।
विनोद तावड़े महाराष्ट्र की राजनीति में चेक देने के लिए लाए गए थे। विनोद तावड़े का क्या इम्पैक्ट रहा? विनोद तावड़े की बदनामी ज्यादा हो गई है। पार्टी को क्या दिया? बिहार का यदि पूरा खेल है तो ये सिंगल हैंडेडली अमित शाह जी है। हाँ, विनोद तावड़े सिर्फ नाम के लिए है वहां पे। तो ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं देता कि जिसको वो रिपीट करे बड़े लेवल पर। उन्हें नए लोग लाने होंगे, नए लोग राज्यों से उठाएंगे, अलग अलग राज्यों से, क्योंकि जिन जिन राज्यों में बैसाखियों पे सरकारें या तोड़फोड़ करके सरकार बनी है, उन राज्यों में आने वाली, जैसे बिहार में उन्हें, बिहार से तो उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लिया है, लेकिन वो रबर स्टैंप है। बिहार में उनको एक ऐसा आदमी चाहिए कि आने वाले समय में ये पूर्ण रूप से जेडीयू से आपकी खत्म हो जाए, जेडीयू के भरोसे बिल्कुल नहीं। बंगाल में उन्हें वैसे भी भाव मर्जर के कगार पे हाँ, है, जेडीयू का बचे। बंगाल से उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए कि जो वाकई बंगाल में बीजेपी के भरोसे चुनाव आए, अपने बलबूते। ये तो अभी ज्ञानादेश था, उस ज्ञानादेश को जनादेश में टर्न करने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो कई लोग हैं जो मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों में, क्योंकि ये पहले जो विद्यार्थी परिषद में जो रहे हैं, या युवा मोर्चा या विद्यार्थी परिषद, जो इनका पुराना संगठन, तो पुराने लोगों को वो तवज्जो देंगे, अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करेंगे, ऐसा ऐसा कम से कम मुझे ऐसा लगता है। संगठन में वाकई बड़े पैमाने पे हो सकता है फेरबदल करें, हालांकि चलाते तो सब अमित शाह खुद हैं, लेकिन ऐसे लोग हों जिनको जिम्मेदारी जो दी गई वो निभा पावे। आरएमडी जैसे लोग बहुत परफेक्ट वो था, आरएमडी राधा मोहन दास जैसे लोग केवल योगी विरोध के नाम पर सीधे उठा करके बिना किसी सांगठनिक अनुभव के सीधा बना दिया महासचिव, सीधा महासचिव। वो जिला महासचिव नहीं बन सकते, राष्ट्रीय राज्यसभा भी दिया, राज्यसभा। वो फर्क हमने भी जाना। हम कई ऐसे 3-4 मित्र थे जो डॉक्टर साहब से बहुत, मतलब हम लखनऊ जाए तो डॉक्टर साहब मिलने आए, डॉक्टर साहब के साथ लंच होता था, डिनर होता था। सभी जब आपस में पत्रकार मित्र, इसमें लखनऊ के 2-3 पत्रकार हैं, दिल्ली के 2-3 पत्रकार हैं, उस सभी का एक ही दूसरे से कि डॉक्टर साहब तो भाई अमित शाह से बड़े हो गए। ये धारणा कहीं ना कहीं होता अक्सर, मतलब ये मानवीय स्वभाव है आशीष। जरूरत से ज्यादा मिलने पे आदमी को लगता है कि उस पोस्ट को जस्टिफाई करने के लिए मुझे ऐसा बैठना है। यदि अशोक वानखेड़े को आपने यदि प्रसार भारती का सीईओ बना दिया, तो अशोक वानखेड़े की औकात तो ही नहीं बनने की, और बन गया तो फिर मैं प्यून को भी 4 बार डांटूंगा। नहीं, वो तो वैसे ही बैठना पड़ेगा। आदमी आड़ा तिरछा होगा तो अपना ही हड्डी नस टेढ़ी करेगा, वैसे ही बैठना पड़ेगा। कोई कुर्सी के हिसाब से आदमी का कद और वो थोड़ा रीढ़ थोड़ा बदल जाती है, वैसे ही रहता है। शिव प्रताप शुक्ला भी उसी जो है कृपा के पात्र बने, वित्त राज्य मंत्री बने, राज्यपाल बने, सिर्फ मोदी योगी के विरोधी थे इसलिए। शिव प्रताप शुक्ला, राधा मोहन दास, ये सब योगी विरोध में। खैर, हो सकता है अब ऐसे लोगों गिनती आगे ना हो। खैर, इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि अभी और कांग्रेस के भीतर से भी खबर है, भाजपा के भीतर से खबर अगर होगी तो कांग्रेस के भीतर से ऐसा ना हो कि हम छोड़ दें, तो कांग्रेस के भीतर से भी खबर है, वो भी लेके आ रहे हैं। कांग्रेस में भी सिर्फ टव्वल जारी है। खबर है तो फिर आशीष जी से छूटती नहीं है। खबर कांग्रेस में सिर्फ टव्वल है, मारा मारी चल रही है, वो दिखाना जरूरी है। खबर है तो बस अगला वो लिखा है, नजरों से छूटती नहीं। हमें पता होता है कि कुछ, जब कांग्रेस का बोला उन्होंने तो बहुत कुछ घमासान होगा। पंजाब पे भी नजर हमारी, हाँ, दो राज्य, 2 ही राज्य अभी सब 2 राज्य में। अभी बस तुरंत आते हैं हम लोग। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।